जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। Hello students, very good morning. Welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, 11th economics, your favorite subject. नहीं है फेवरेट? अरे ठीक है, डोंट वरी, अटेंड करते रहो लेक्चर्स। एट द एंड कभी ना कभी तो ऐसा मन में आएगा, नहीं सर फेवरेट नहीं तो एटलीस्ट सेकंड फेवरेट पे तो पहुंच ही जाओगे आप, ठीक है। तो अकाउंट्स के बाद इकोनॉमिक्स, अगेन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं बच्चों फिलहाल चैप्टर नंबर 1, और इसके पहले हमने जो लेक्चर देखा उसमें रिकैप, मतलब बहुत सारा हमने रिवाइज किया था ऑलरेडी, इसलिए आज मैं प्रीवियस लेक्चर का कुछ टॉपिक या कुछ पार्ट रिवाइज ना करते हुए डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, ओके, तो हम एक एक कंसेप्ट देख रहे हैं बच्चों। यहाँ पे चैप्टर जो है ना वो पूरा कनेक्टेड नहीं है, मतलब समझ लो स्टोरी कैसे कनेक्टेड होती है, स्टोरी स्टार्ट से लेकर एंड तक कनेक्टेड होती है, ठीक है, कुछ रिलीवेंस होता है, वैसे यहाँ पे कनेक्टेड पार्ट नहीं है। ये कंसेप्ट है फॉर एग्जांपल वांट, ये कंसेप्ट है खत्म किस्सा, यूटिलिटी एक कंसेप्ट है खत्म किस्सा, गुड्स एंड सर्विसेज कंसेप्ट है खत्म किस्सा। तो अलग अलग कंसेप्ट से और कंसेप्ट का नॉलेज दिया गया है, क्योंकि आगे के इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर में घूम फिर के यही नाम हमें आने वाले हैं। ये बेसिक नॉलेज यहाँ पे दिया गया है, ओके। तो सीरीज नंबर 1 आज एपिसोड नंबर 3, चलो करते हैं स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो हम थे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे, ओके। पर्सनल इनकम मतलब क्या? एक पर्सन ने जो अलग अलग सोर्सेस से इनकम कमाया, दैट इज पर्सनल इनकम, इसके पहले वाला कंसेप्ट था। अब डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या? पर्सन के इनकम का एक पार्ट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, गवर्नमेंट के नाम पे दे दे रे बाबा, ये देखो गवर्नमेंट का, ओके। ये पूरा राउंड मतलब मेरा इनकम, वो राउंड मतलब 10 लाख भी हो सकता है, 100 रुपीज भी हो सकता है, ठीक है। मान लो 100 रुपीज मैंने कमाया है, तो मुझे इंडिया के हिसाब से, इंडिया के टैक्सेशन के हिसाब से 20 रुपीज फॉर एग्जाम्पल मैंने टैक्स पे कर दिया, इनकम टैक्स, तो 100 में से 20 गए, तो 80 रुपीज ऐसे बचे जो मेरे ही है और मैं खुद के लिए यूटिलाइज कर सकता हूँ, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम, ओके। इसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ इनकम दिए गए हैं बच्चों। ये टाइप्स ऑफ इनकम एग्जाम में नहीं आने वाला, अभी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इनकम, एग्जाम में नहीं आने वाला। सर क्यों पढ़ा रहे हो सर, हमें क्या करना है सर? अरे बच्चों नॉलेज के लिए जरूरी है। एग्जाम के पहले मैं आपकी बैच ऐसी लूंगा जिसमें सिर्फ एग्जाम पे फोकस रहेगा, आज नॉलेज पे फोकस है, हर पॉइंट हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम मतलब क्या? इनकम विच रिमेन स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपका इनकम फिक्स है तो इसे हम बोलेंगे फिक्स इनकम। एग्जाम्पल रेंट, मैंने घर किसी को, घर या ऑफिस वगैरह जो भी प्लेस है, मैंने किसी को रेंट पे दिया है, रेंट पे अगर दिया है, टेंशन नहीं यार, हर महीने अपने अकाउंट में पैसे आते जाएंगे, फिक्स अमाउंट, वो फ्लक्चुएट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद और फिक्स इनकम कौन सा होता है बच्चों? फिक्स इनकम बोलते हैं ना आपके पेरेंट्स, बिजनेस नहीं करने का, क्या करने का? जॉब। जॉब करके क्या मिलता है? फिक्स सैलरी। लेकिन सैलरी चेंज होती है क्या बच्चों? अरे नहीं 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 नहीं। ये कौन है? अरे इनको नहीं पहचानते? ये बागा, ये नेटू काका, और ये अरे जेठालाल, कौन नहीं पहचानता इनको? इनकी एक ही डिमांड है क्या? सेठ जी हमारी सैलरी बढ़ा दो, नहीं तो अरे तुम क्यों भी कोई भी धमकी दे दो, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे, सेठ जी पगार बढ़ा रहे, नहीं नहीं। इसका मतलब क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका इनकम स्टेबल होता है, ठीक है, फ्लक्चुएट नहीं होता, चेंज नहीं होता, फिक्स्ड इनकम। प्रैक्टिकली स्पीकिंग रियल लाइफ में होती है, सैलरी इंक्रीमेंट होता है टाइम टू टाइम, ठीक है। ये नटुका का थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, मतलब शायद से इन्होंने लेबर यूनियन के पास जाना चाहिए सेठ जी के खिलाफ, हमारा पगार ही नहीं बढ़ाते, ठीक है। तो फिक्स्ड इनकम के एग्जांपल हो गए रेंट या सैलरी, जो फिक्स्ड है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चेंज नहीं होता इजी। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग इनकम। नाम में ही है फ्लक्चुएटिंग, द इनकम विच इज नॉट फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और निगेटिव भी हो सकती है,
एग्जाम्पल कर लो कोई बिजनेस, बिजनेस करने के बाद क्या होता है, एक तो प्रॉफिट नहीं तो लॉस। ओके, तो ऑफकोर्स यही तो रिस्क है, तो इसके एग्जैक्टली लेकिन इसको अगर बाजू में रखते फिलहाल फ्लक्चुएटिंग इनकम सिर्फ प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्लासेस स्टार्ट किए, इस साल 25 लाख रुपए कमा लिए, क्या बात प्रॉफिट। लेकिन कोरोना आ गया, साल भर क्लासेस बंद, क्या बात यार, जीरो पे आ गए। अरे यार इसके बाद तो ऐसा हुआ कि सिर्फ मेंटेनेंस पे कर रहे, एक्सपेंस पे कर रहे स्टूडेंट ही नहीं है, तो लॉस भी हो गया। तो प्लस माइनस निगेटिव कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, फ्लक्चुएटिंग इनकम के बाद मनी इनकम। मनी इनकम मतलब क्या, इट इज द इनकम रिसीव्ड इन एक्चुअल करेंसी ऑफ द कंट्री, इज इनकम इन कैश। तो कैश इनकम मतलब जो करेंसी में मिला इंडियन, मतलब फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हो तो डेफिनेटली इंडियन करेंसी आपको मिलेगा, तो इंडिया की करेंसी में जो आपने कमाया दैट इज मनी इनकम। सर तो इनकम तो कैश में ही होता है ना सर, ये मनी इनकम के अलावा भी कुछ होता है क्या? अरे नहीं नहीं बच्चों, ऐसा नहीं। फॉर एग्जाम्पल इनकम कमा लिया लेकिन पैसे नहीं मिले, ऐसा भी होता है बच्चों। क्रेडिट पे भी गुड्स वगैरह सेल करते हैं ना बिजनेसमैन। सपोज मैंने किसी को उधारी पे गुड्स दे दिया है, ऑफ कोर्स वो भी तो इनकम है, लेकिन मनी मिला नहीं, नहीं तो ये मनी इनकम। मनी मिल गया तो मनी इनकम। रियल इनकम, अब ये रियल इनकम क्या है, इट इज परचेसिंग पावर ऑफ मनी इनकम। तो आपके पास जो पैसा है, मनी इनकम तो हमने अभी जस्ट देखा, उससे हम जो खरीद सकते हैं दैट इज रियल इनकम। डेफिनेटली गुड्स एंड सर्विसेज, देखो आपने कैश दिया, पैसे दिए, आपने गुड्स बाय किए, तो ये जो करेंसी है, ये जो नोट है, इसमें पावर है कि उससे हम ये गुड्स बाय कर सकते हैं। तो ये जो पैसे, ये जो मनी इनकम है, मनी इनकम की जो पावर है कि कितने गुड्स से सर्विसेज ले सकते हैं, दैट इज रियल इनकम। ओके, नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। पहला ये क्या होता है भाई, ये तो नया है। दिस इनकम इज पेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ। तो नॉर्मली हमने किसी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है और अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसे मिलते हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। एग्जांपल इज रेंट। तो रेंट तो पहले भी था सर फिक्स इनकम में। अरे हाँ, तो फिक्स इनकम में था क्योंकि वो हर महीने फिक्स मिलता है। और यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली। देखो बच्चों, अगर मुझे रेंट मिल रहा है, इट मीन्स मैं ओनर हूँ और मैंने किसी को मेरी प्रॉपर्टी दी हुई है यूज़ करने को, राइट दिया हुआ है। तो ये ओनर और टेनेंट ये जो पर्सन, इनमें एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए दूंगा और आप मुझे रेंट पे करो, राइट। वो कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इनकम हुआ, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। मुझे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मुझे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दे दो, आई एम बिल्डर, आई एम कंस्ट्रक्टर, तो मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दे दी, तो डेफिनेटली मुझे पैसा मिलेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये होगा कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। नेक्स्ट, रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल वर्ड का मीनिंग क्या है? बचा हुआ। तो इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड रेसिडुअल इनकम। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने कमाया 5 लाख रुपीज़, और मतलब मेरा बिजनेस है, 5 लाख रुपीज़ मेरे सेल्स मतलब गुड्स सेल्स करके पैसे आए, 5 लाख रुपीज़ आ गए, ठीक है। उसके बाद लेबर को सैलरी वगैरह देना पड़ेगा, राइट। शॉप का मेंटेनेंस है, बिजनेस का लाइट बिल वगैरह सब कुछ, मटेरियल लाना पड़ता है, रॉ मटेरियल, उसका पैसा अलग से लगेगा। उसके बाद बाकी एक्सपेंसेस भी तो होते हैं यार बिजनेस, ये सब कुछ एक्सपेंसेस पेड करने के बाद जो बचा हुआ इनकम है दैट इज रेसिडुअल इनकम। ठीक है, आप देख सकते हो बच्चों, फॉर एग्जांपल ये मेरी टोटल कमाई, ठीक है, 1 2 3 4, ये मेरी टोटल कमाई, उसमें से इतना मैंने उड़ाने दिया रे भाई। मेरे को देख के लगता कि आपको मैं उड़ाऊंगा यार, खर्चा करूंगा, अच्छा फैमिली वाला पर्सन हूँ मैं, ठीक है, तो स्पेंड किए मैंने फैमिली पर्पस के लिए, और ये एट द एंड बच गया, ये बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये जो बचा हुआ पार्ट है ये है रेसिडुअल इनकम। टोटल इनकम में से पूरे एक्सपेंसेस जाने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज रेसिडुअल। नेक्स्ट, अर्नड इनकम। अर्नड इनकम मतलब इनकम ऑब्टेन्ड, तो मिला कैसे? आफ्टर पार्टिसिपेटिंग द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। मतलब मैंने कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, मैंने कुछ मूवमेंट किए, मैंने कुछ काम किया और उसके बदले मुझे पैसे मिले, दैट इज अर्नड इनकम। सर तो इसमें नया कुछ थोड़ी है, मतलब हम कुछ करेंगे तो ही पैसा मिलेगा ना, घर बैठे थोड़ी पैसा मिलेगा। मिलता है बच्चों, हम आगे का पॉइंट वही देखने वाले। फिलहाल के लिए अर्नड इनकम, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को लैंड दिया यूज़ करने के लिए, मेरी प्रॉपर्टी दी, मुझे रेंट मिलेगा, राइट। अगर मैं कहीं पे काम करूँ, देखो बच्चों पहली बात तो ये समझ लो, इकोनॉमिक्स में लेबर मतलब एवरी पर्सन ना। आप बोलोगे सर आप सीए हो, आप थोड़ी लेबर हो। लेबर तो वो होते हैं ना सर, खेती पे काम करते, पर डे 200-300 रुपये चार्ज करते, वो तो उनको लेबर बोलते हैं।
रियल लाइफ में हम उनको लेबर बोलते हैं। और जो व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर मतलब हमाली वाला, ताकत वाला काम करने वाले लोग इज लेबर। और व्हाइट कॉलर मतलब स्मार्ट पीपल डूइंग जॉब, फॉर एग्जांपल सीए में जॉब कर रहा हो तो व्हाइट कॉलर बोलते हैं, मतलब एम्प्लॉयज बोलते हैं। तो लेबर और एम्प्लॉय ये दो चीजें अलग है रियल लाइफ में, लेकिन इकोनॉमिक्स में लेबर मतलब कोई भी पर्सन जो पैसे के लिए काम करता है, एनीवन। ओके, तो मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मुझे उसके बदले सैलरी, वेजेस कुछ ना कुछ मिलेगा, पेमेंट। मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने एक्टिवली कुछ किया, इसलिए पैसा मिला, अर्नड इनकम। सपोज मेरे पास बहुत पैसा है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, मैंने किसी को पैसे दे दिए, मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, या फिर मैं खुद बिजनेस वगैरह कर रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ और बिजनेस कर रहा हूँ, तो मुझे प्रॉफिट होगा, मतलब लॉस भी हो सकता है। तो ये मेरी इनकम हो गई, अर्नड इनकम। तो मैंने कुछ ना कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और उसकी वजह से मुझे इनकम हुआ, दैट इज अर्नड इनकम। तो अनअर्नड इनकम भी कुछ होता है, ये क्या होता है सर? इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेज विदाउट इंक्लूडिंग एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। अरे ये क्या है सर एग्जैक्टली? आप बाजू में हो जाओ सर, ये देखो ये देखो, ये भाई ने कुछ किया नहीं, इसको क्या हुआ, लॉटरी लग गई। तो खुश क्यों है सर? ये नाच रहा है, पैसे बरस रहे उस पर, अरे उसको लॉटरी लगी है। लॉटरी लग गई मतलब इनकम हो गया, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की लॉटरी। भाई ने उसके लिए क्या एफर्ट्स लिए सर? 10 रुपए का टिकट खरीदा। अरे तो टिकट खरीदा, उसके एफर्ट थोड़ी हुए। जब वो खुद कुछ कर रहा है, उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, दैट इज अर्नड इनकम, कमाया हुआ पैसा। ये एक कमाया नहीं बोल सकते, ये तो लॉटरी लग गई, ठीक है, इसमें कुछ इनके एफर्ट नहीं थे। सो इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज, सब रिसोर्सेज से, विदाउट इंक्लूडिंग एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी मतलब खुद कुछ ना करते हुए अगर पैसा मिल रहा है, ये है लॉटरी एग्जाम्पल इसका, अनअर्नड इनकम। हमने कमाए नहीं, डायरेक्ट पैसे मिल गए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या? तो देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इन 2। इकोनॉमिक मतलब नॉर्मली पैसे के लिए जो एक्टिविटी की जाती है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल चीज, अगर कोई एक्टिविटी करने के बाद मुझे मनी मिलने वाला है और वो मनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कर रहा हूँ तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल है यार, आपके घर में आपकी जो मदर है वो फूड कुक करती है, तो मदर ने फूड कुक करके आपको दिया, फॉर एग्जांपल सब्जी रोटी बना के आपको दी, ओके, लंच। तो क्या आपसे पैसे चार्ज हो गए? अरे नहीं सर, मम्मी वो, सर माँ कभी पैसे मांगती है? कोई नहीं सर, कोई सवाल ही नहीं पैसे मांगेगा। तो शी डिड एवरीथिंग फॉर बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन। आपसे प्यार है, लव है, आपके पेट भरने के लिए माँ ने सब कुछ किया। यहाँ पे पैसे कमाने का इंटेंशन नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक। और एग्जैक्टली आपके ही मदर का एक कैंटीन है, समझ लो आपका एक कैंटीन या फिर होटल चल रहा है, छोटा सा बिजनेस, आप पार्सल पॉइंट वगैरह है, आप गुड्स मतलब लंच डिनर सेल करते हो, सब्जी रोटी। तो क्या वहां पे फ्री में दोगे? ऑफ कोर्स नहीं। वहां पे जाने का रीजन क्या है? पैसा कमाना, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पैसे कमाने के लिए जो भी एक्टिविटीज की जाती है, बेसिकली उसके 4 कैटेगरी है। कौन से? सबसे पहले प्रोडक्शन, तो गुड्स हम प्रोड्यूस करेंगे, नए गुड्स कुछ बनाएंगे। प्रोडक्शन करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों तक पहुंचता हो तो सही वो गुड्स, राइट ना। तो फैक्ट्री में भी गुड्स बन गए तो डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं जाएंगे, पहले होलसेलर, रिटेलर, किसी के पास लेके जाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देन एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब गुड्स एक आध दो, एक आध लो, आप गुड्स लो, मुझे पैसे दो, राइट। लास्ट इज कंजम्पशन। एट द एंड कंज्यूमर जिसको गुड्स चाहिए वो खरीदेगा और वो उसे कंज्यूम कर लेगा। कंज्यूम मतलब सिर्फ खाना नहीं, यूज करना। लेट्स सी, इसको डिटेल में चुन चुन के एक को देखते हैं। सबसे पहले है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों आया सर यहाँ पे? अचानक से बीच में ही दूसरा पॉइंट आ गया। बच्चों, हमने 4 एक्टिविटी देखे ना, कौन से? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और लास्ट में क्या? कंजम्पशन, राइट। तो सबसे पहले क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे करेंगे? प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है? तो 4 चीजें लगती है, तो बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये 4 में से एक भी चीज मिसिंग हो, प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ओके, नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फर्स्ट इज लैंड। लैंड आज तक हमने जो देखी थी लैंड, वो कंसेप्ट और ये कंसेप्ट सेम नहीं है। सर क्या बात कर रहे हैं? लैंड मतलब जमीन, उसमें अलग क्या है? बच्चों, नॉर्मल टर्म्स में लैंड मतलब सिर्फ एक जमीन, एक प्लेस, राइट, एक लोकेशन की यहाँ पे लैंड है भाई, ऐसा ऐसा प्लेस है। लेकिन यहाँ पे लैंड का मीनिंग थोड़ा बड़ा है। ओके, लेट्स सी, लैंड इज अ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, ये बात तो है, लैंड किसी ने बनाया नहीं है, इट इज गॉड गिफ्ट, नेचर्स गिफ्ट। एनी नेचुरल रिसोर्सेस
दैट इज अवेलेबल ऑन, ये ठीक से देखो सेंटेंस, एनी नेचुरल रिसोर्सेस दैट इज अवेलेबल ऑन, अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड लैंड इन इकोनॉमी. लैंड अर्न्स रेंट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी. बच्चों लैंड का मतलब क्या, हमारे लिए तो एक सरफेस है, लेकिन आज समझ लो इकोनॉमिक्स में एनी नेचुरल रिसोर्स, कोई भी नेचुरल रिसोर्स विच इज बिलो द अर्थ, इज ऑन द अर्थ, इज अबव द अर्थ, सरफेस के ऊपर भी रहा तो भी वो लैंड ही है. एग्जाम्पल आपको ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ, शांति से सुनो. अब देखो ये माउंटेन, इसके नीचे ग्राउंड वाटर है. देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ग्राउंड वाटर नाम दिया गया है कि ये एरोज देख सकते हो. तो ये जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड इन द सेंस अंडरग्राउंड. ओके, आप बाजू में भी देख सकते हो रिवर है, रिवर भी लैंड है. सर क्या बात कर रहे हो, जहाँ पे लैंड खत्म होता है वहां से रिवर स्टार्ट होता है, मजाक मत करो. अरे इकोनॉमिक्स में रिवर भी लैंड है. क्यों? फ्री में नेचुरल रिसोर्स है. और हाँ, नेचुरल रिसोर्स मिल रहा है, वो सरफेस पे हो, नीचे हो या ऊपर हो, सब कुछ लैंड में आता है. तो रिवर जो आप देख रहे हो पीछे, ये रिवर भी एक लैंड है. यहाँ पे माउंटेन देख रहे हो, ग्रीनरी देख रहे हो, अरे वो भी एक लैंड है. ओके, माउंटेन के ऊपर यहाँ पे आपको ये दिख रहा है क्लाउड्स, राइट, वो भी लैंड है, वो भी लैंड है. और ये अगर खोद के निकालो नीचे तो कुछ रिसोर्सेस मिल गए. फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम निकला, कच्चा तेल निकला, नीचे से निकाला. पेट्रोलियम डायरेक्ट नहीं होता, रेडी क्रूड ऑयल होता है, फिर उससे पेट्रोलियम बनाया जाता है. क्रूड ऑयल निकला, कुछ नीचे से मिनरल्स निकले, गोल्ड माइन में से गोल्ड निकला, अरे जो भी निकला इट इज अ लैंड. नेचर से जो भी फ्री में मिलता है, बिलो, ऑन एंड अबव द सरफेस इज लैंड. ठीक है, याद रखना. और लैंड के बदले क्या मिलता है हमें? रेंट. तो ये एक नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट, लैंड के बाद लेबर. दूसरी चीज जो जरूरी है प्रोडक्शन के लिए, इसके सिवा प्रोडक्शन हो नहीं सकता, वो है लेबर. लेबर इज ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट अंडरगॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न द रिवॉर्ड ऑफ वेज कॉल्ड, क्या बोला इन्होंने? लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये तो समझ गया. एनी फिजिकल और मेंटल, दैट्स व्हाट आई वांट टू से यू. लेबर इकोनॉमिक्स में कोई भी पर्सन होता है, फिर वो फिजिकल वर्क करे या मेंटल. एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट अंडरगॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन अर्न द वेजेस, कमाने के लिए, कॉल्ड लेबर. अगर आप देख सकते हो पीछे, ये कारपेंटर जो काम कर रहा है, ये ऑफकोर्स फिजिकल है, फिजिकल एफर्ट है इनके. ओके, फिजिकली एफर्ट लेने के बाद इनको पैसा मिलेगा, ये हो गए लेबर. लेकिन अगर आप सेकंड पिक्चर में देखो, सेकंड पिक्चर में ये जो अकाउंटेंट है, ओके, ऑफिस में बैठे हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर, और कोइंसिडेंटली व्हाइट कॉलर ही है, व्हाइट ड्रेस पहना हुआ है. ओके, तो स्मार्ट वर्क करने वाले हैं. ये कंप्यूटर पे काम करने वाला बंदा है, कैलसी है, फाइल है, जो भी है, ये टेबल चेयर, ये इसका सेटअप है. मतलब क्या इनका कोई फिजिकल एफर्ट है? नहीं. जो भी है वो मेंटल एफर्ट है. इनका नॉलेज यूज कर रहे, डिग्री क्वालिफिकेशन जो भी रहेगा वो यूज करके काम करना है, मेंटल एफर्ट्स. ही इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स में जो फिजिकली काम करेगा, फिजिकल काम करने वाला ये लेबर है, और जो मेंटली एफर्ट लेगा ये भी लेबर. एनी पर्सन हु वर्क्स फॉर मनी. नेक्स्ट, कैपिटल. कैपिटल मतलब क्या? ये तो अकाउंट्स में आपने देखा ही होगा. कैपिटल मतलब क्या? बिजनेस स्टार्ट करते हुए जो पैसा लाना पड़ता है, दैट इज कैपिटल. सिर्फ पैसा मतलब कैपिटल नहीं होता. सो लेट्स सी, कैपिटल इज अ प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ फर्दर प्रोडक्शन. क्या दिया हुआ है? प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ फर्दर प्रोडक्शन मतलब क्या? कैपिटल लाके आगे प्रोडक्शन कर सकते. इट इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अर्न्स द रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंट. हाँ, लैंड ये नेचुरल रिसोर्सेज थे. ओके, उसके बाद लेबर ये ह्यूमन रिसोर्स था. वैसे कैपिटल ये मैनमेड रिसोर्स है. ओके, मैनमेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. और किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जिससे हमें पैसे मिलेंगे. फॉर एग्जांपल अगर देखो मशीनरी है, पैसे लाए और उससे मशीनरी बाय किया, ये है कैपिटल. ठीक है, सिर्फ कैश मतलब कैपिटल नहीं होता. ठीक है, कोई एसेट वगैरह बाय किया. फॉर एग्जांपल मशीनरी के साथ साथ हमने फैक्ट्री भी स्टार्ट कर दिया भाई, नई वाली फैक्ट्री, नई पुरानी व्हाटएवर, फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया, मशीनरी में इन्वेस्ट किया, या ऐसा कहीं पे प्रोडक्टिव पर्पज से इन्वेस्ट किया कि जिससे प्रोडक्शन हो सके. ओके, फॉर एग्जांपल मैं घर पे, मतलब मुझे ड्रेस लेके आया है, ड्रेस मैंने बाय किया 8 दिन पहले.
ये ड्रेस बाय करने के लिए फॉर एग्जांपल मुझे 1000 रुपीज लगे तो ये कैपिटल नहीं है, लेकिन ये ड्रेस बनाने के लिए जो मशीनरी थी 25 लाख की मशीनरी थी वो कैपिटल है। समझ रहे हो? प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जिससे प्रोडक्शन किया जाता है, कैपिटल। नेक्स्ट, लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर इज द रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का रियल कैप्टन यही होता है, एंटरप्रेन्योर। ही इज द स्पेशल काइंड ऑफ लेबर। ये लेबर, इकोनॉमिक्स में हर पर्सन लेबर होता है ना, यहाँ पे भी लेबर बोल दिया। ही इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लेबर हु गेट्स द वर्क डन टू अर्न द रिवॉर्ड ऑफ प्रॉफिट इन द प्रोसेस ऑफ। जो प्रॉफिट के लिए काम करता है भाई वो होता है एंटरप्रेन्योर, मतलब जो रिस्क उठाने के लिए तैयार है, जो फिक्स सैलरी के लिए काम नहीं कर रहा है। ओके, अगर आप देखो ये पर्सन देखो, उनका विजन देखो, ये प्लानिंग चल रहा है, आइडिया कुछ यूज कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, बिजनेस कैसे एक्सपांड करे, सेल कैसे बढ़ाए, ये प्लानिंग चल रहा है। ये बिजनेस एम्पायर खड़ा किया इन्होंने, पूरा रिस्क उठाया, पैसा लाया, लाइफ का टाइम डिवोट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया, क्यों? प्रॉफिट कमाने के लिए। ही इज द एंटरप्रेन्योर ऑफ द बिजनेस। तो एंटरप्रेन्योर मीन्स जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, ओनर ऑफ द बिजनेस। ओके, लेकिन एग्जाम में आपको ये लिखना नहीं कि ओनर से बहुत बड़ा कंसेप्ट है एंटरप्रेन्योर। ऐसे बहुत सारे स्किल्स है जो एंटरप्रेन्योर में होते हैं, ओनर में होते हैं, जरूरी नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल इनोवेटिवनेस, कुछ तो इनोवेटिव किया जाता है, तब ये पर्सन ने कुछ ना कुछ इनोवेटिव किया होना चाहिए, तभी उसको एंटरप्रेन्योर बोला जाए। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आ गया? बच्चों, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी 4 देखे, कौन से? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन। ये प्रोडक्शन था ना फर्स्ट वाला, प्रोडक्शन में 4 चीजें थी, 4 सब पॉइंट थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जागते रहो। तो देखो, इट इज अ डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सेगमेंट ऑफ, बेसिकली जो अलग अलग सेगमेंट है सोसाइटी के, सब तक गुड्स या सर्विसेज पहुंचाना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे ये देखो, ये फैक्ट्री, राइट, यहाँ पे हुआ प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन होने के बाद ये व्हीकल से तो गुड्स पिक किए गए, फैक्ट्री से पिक किए, फिर फॉर एग्जांपल वो एक तो शॉप में गए या वेयर हाउस में गए, स्टोर्स में वगैरह। शॉप में गए तो डायरेक्टली शॉप से कस्टमर को सेल कर दिया जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर सपोज पहले गोडाउन में, मतलब वेयर हाउस में वगैरह स्टोर किया गया, और वेयर हाउस से फिर शॉपकीपर ने बाय किया, मतलब ऐसा समझ लो ये होलसेलर का गोडाउन है, होलसेलर ने फिर रिटेलर को दिया। ओके, और रिटेलर ने एट द एंड कस्टमर को सेल। एट द एंड प्रोसेस देखा जाए ना तो 2-3 प्रोसेस, मतलब डिपेंड है, अलग अलग कैसा है डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन सिंपल चीज अगर बोला जाए, ये है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से निकलने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचने तक जो भी सफर है इज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर वो एक गाड़ी यूज की, डायरेक्ट गया, डायरेक्टली, ऐसा भी हो सकता है। मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर को गया, ऐसा भी हो सकता है, वो भी है। नेक्स्ट, थर्ड वन, एक्सचेंज, थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज गिव एंड टेक बिटवीन द 2 पार्टीज, 2 पार्टी में गिव एंड टेक। एक्सचेंज रेफर्स टू सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सिंपल, गुड्स एंड सर्विसेज परचेस सेल करना, दैट इज एक्सचेंज। ओके, अब देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे क्या चल रहा है, उन्होंने पैसे दिए, इन्होंने गुड्स दिए, दो भाई पैसे, ये लो गुड्स, आप, ये हो गया एक्सचेंज। तो गिव एंड टेक दोनों है ना, एक हाथ दो एक हाथ लो, दैट इज। नेक्स्ट, कंजम्पशन, लास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी 4 है, उसमें से लास्ट, इट इज मेकिंग यूज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाई। ये कपड़े मैंने बाय किए और आज वियर कर लिए, वियर किए इट मीन्स मैंने इसको कंज्यूम किया। नॉर्मली कंजम्पशन का मीनिंग एक ही होता है हमारे लिए, मतलब नॉर्मली दिमाग में यही आता है, क्या? खा लेना। कंज्यूम किया। ओके, मुझे लंच दिया था और मैंने कंज्यूम किया मतलब खा लिया, राइट। तो क्या सर वो गलत है? नहीं, ये भी राइट है। ये जो अनुष्का मैडम जी कर रही है, ये बहुत पहले की बात है बच्चों, अभी तो मैडम प्रेग्नेंट है, तो ऐसा कुछ शायद अलाउड नहीं होगा डॉक्टर से। तो ये उन्होंने कंज्यूम किया फूड, ये सही बात है, लेकिन मैंने ड्रेस भी कंज्यूम किया। तो कंज्यूम करने के बाद चीज़ डायरेक्टली खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। कंजम्पशन मतलब कोई भी गुड्स या सर्विसेज का यूटिलाइजेशन करना, सिर्फ खाना खाना या पानी पीना, इसे ही कंजम्पशन ही बोलते हैं, समझ रहे हो। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओहो, अब तक हम देख रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब पूरे इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक बहुत बड़ी होती है, छोटे से पार्ट पे फोकस करना इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें होता है ना इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल कमोडिटी, इंडिविजुअल वेजेस, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों पे फोकस करना, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है अभी देखते हैं। डेफिनेशन केनिथ बोल्डिंग, इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन लेट्स सी, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी, पहले क्लियर कर दिया, इट डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी। इंडिविजुअल क्वांटिटी का स्टडी नहीं किया जाता, वो तो माइक्रो में होता था। नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी एज सच बट विथ एग्रीगेट्स ऑफ दिस क्वांटिटी। तो डायरेक्ट टोटल देखो, एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटीज, मतलब एक प्रोडक्ट के साथ डील करना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का। लेकिन लार्ज 2 लाख प्रोडक्ट, 10 लाख प्रोडक्ट, पूरे इंडिया में कितना प्रोडक्शन हुआ, ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस इज मैक्रो। ओके, so it does not deal with individual quantity but aggregate। आगे डेफिनेशन खत्म नहीं हो बच्चों, ध्यान दो। नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम, यहाँ पे इंडिविजुअल इनकम का नहीं देखा जाता, बट विद द नेशनल इनकम, यहाँ पे डायरेक्ट नेशनल इनकम का स्टडी किया। इंडिविजुअल इनकम निकालना है, जाओ माइक्रो वाले के पास, हम नेशनल इनकम निकालने वाले लोग हैं, पूरे इंडिया का इनकम, पूरे देश का इनकम, तो नेशनल, नॉट इंडिविजुअल बट नेशनल। नेक्स्ट, not with individual price but with the general price level। तो यहाँ पे सिर्फ एक यूनिट की प्राइस नहीं देखी, माइक्रो का था, बट यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल, पूरे इंडिया में नॉर्मली प्राइस लेवल क्या है के साथ डील किया जाता है। ओके, नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट बट विद द नेशनल आउटपुट। तो सिर्फ एक प्रोडक्ट के आउटपुट के साथ नहीं, पूरे नेशनल आउटपुट की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर डेफिनेशन देखें वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन पार्ट में देखें तो बहुत सिंपल है। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी बट विथ एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटी। पार्ट 1 हो गया। सेकंड पॉइंट, डील्स क्या था वो, नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम बट विथ नेशनल, नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस बट विथ जनरल प्राइस लेवल, नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट बट विथ एग्रीगेट आउटपुट। इतना सिंपल डेफिनेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो में हम डायरेक्टली बड़े स्केल पे भाई दुनिया का स्टडी करें, ओके, छोटे छोटे पार्ट करें, पूरे वर्ल्ड का, पूरे कंट्री का लार्ज स्केल स्टडी करना, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, अब कुछ कंसेप्ट दिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये माइक्रो के कंसेप्ट खत्म हो गए, मैक्रो इकोनॉमिक्स से कंसेप्ट दिया है। फर्स्ट इज नेशनल इनकम। नेशनल मतलब देश का इनकम, यार उसमें क्या देखना है। इन द इकोनॉमिक सेंस नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑल, यहाँ पे देखो ठीक से, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी ड्यूरिंग। तो साल भर में, पूरे ईयर में, पूरे कंट्री में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए उसका मनी वैल्यू, दैट इज नेशनल इनकम। अगर कैलकुलेट करना है तो पूरे इंडिया में देख लो भाई, जो गुड्स प्रोड्यूस हुए, गुड्स एंड इवन सर्विसेज ऑल्सो। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, सॉरी, तो गुड्स बनाए या सर्विसेज पूरे इंडिया में जो भी प्रोवाइड हुआ है पूरे साल भर में, उसकी मॉनेटरी वैल्यू मतलब मनी वैल्यू निकालो, वो रहेगा कंट्री का। नेक्स्ट, सेविंग। अरे सेविंग तो पता है सर, हम बचपन से सुनते और देखते आ रहे हैं और हम भी सेविंग करते हैं सर, क्या बताए, पॉकेट मनी मिलता है पापा से, हम थोड़ा सा निकाल के रखते हैं, एक्जैक्टली वही कंसेप्ट है यहाँ पे। तो सी, इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज सेट असाइड टू सेटिस्फाई द फ्यूचर नीड बाय फॉरगोइंग करंट कंजम्पशन। आपको पापा ने पॉकेट मनी दिया 500 रुपये, तो आप आज के आज खर्चा कर सकते हो, लेकिन अपने 500 में से सिर्फ 200 एक्सपेंस किए, 300 बचा के रखे। क्यों? अरे यार अगले साल ट्रिप जाने वाली है, फिर हम जो फ्रेंड्स लोग हैं ना, हमें कहीं पे ट्रिप पे जाना है, 1-2 दिन 2 दिन 4 दिन लगने वाले, तो पापा से ज़्यादा पैसे मिलने के चांस कम रहेंगे, या फिर मुझे मोबाइल लेना है, या फिर मुझे एजुकेशन लेना है, किसी एडमिशन लेना है, कुछ पर्पज़ है जिसके लिए मैं पैसे बचा के रखता हूँ। ठीक है, तो टोटल इनकम में से जो पार्ट में बाजू में निकाल के रखता हूँ, एक्सपेंस नहीं करता, करंट अभी में एक्सपेंस नहीं कर रहा हूँ, दैट इज सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम। शॉर्ट में अगर बोला जाए, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट करंटली ऑन, तो अभी हमने कंजम्पशन पे खर्चा नहीं किया।
आप देख सकते हो इनकम मेरा जितना भी है वो 1 रुपये से 1 करोड़ वॉट एवर जो भी इनकम है, तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दिया, खर्चा मेरे सब कुछ खर्चे जाने के बाद जो बच्चा, ये क्या है, सेविंग। ओके, लास्ट में दिया हुआ है सेव फर्स्ट एंड स्पेंड लेटर, आपने ऐसा करना चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू सेव। 1 लाख रुपए इनकम आया ना, तो हम क्या सोचते हैं कि हम 1 लाख आया ना तो ऐसा करते हैं 70,000 खर्चा है 30,000 सेविंग है। सोच ऐसी ना हो। सोच कैसी होनी चाहिए, 1 लाख आया ना पहले 30,000 सेविंग निकालो फिर 70 खर्चा। सर क्या फर्क पड़ रहा है? अरे फर्क पड़ रहा है, प्रायोरिटी से डिसाइड हो रही है। अमाउंट तो मैंने सेम बताया दोनों एग्जांपल में, लेकिन प्रायोरिटी समझती, आप सेविंग को प्रायोरिटी देते हो या एक्सपेंस को? आपने अगर पहले 30 निकाल के दे दिए तो 70 से ज्यादा एक्सपेंस हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपने पहले सेविंग नहीं किया शायद आपका खर्चा 70 से 80 पे भी पहुंचे। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। अगर इनकम हुआ ही है, किया ही है, तो कहीं पे इन्वेस्ट भी कर देते। म्यूचुअल फंड ये ना बॉस। तो देखो, इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ। अगर आपने सेविंग करके रखा है बच्चों, पास्ट में आपने इनकम कमाया था लेकिन एक्सपेंस नहीं किया, ओके, एक्सपेंस नहीं किया, बचा के रखा है, क्यों? फ्यूचर में कुछ यूटिलाइज करना होगा। फॉर एग्जांपल देखो, मशीनरी पूरा सेटअप, मशीनरी है, टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट किया है, फैक्ट्री ले ली, बिल्डिंग ले ली, मशीनरी ले ली, तो ऐसे कहीं ना कहीं पे, या फिर म्यूचुअल फंड वगैरह तो है ही, मैंने आपको बताया, तो कहीं ना कहीं पे सेविंग का पार्ट दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना, मोबिलाइज करना, इज ये इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, ट्रेड साइकिल। अब ये ट्रेड साइकिल क्या होता है? साइकिल ट्रेड साइकिल क्या है? लेकिन ट्रेड साइकिल आर फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस। देखो बच्चों, हर बिजनेस में इकोनॉमी फ्लक्चुएट होते रहते, देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओवरऑल पूरे इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स होता है। इकोनॉमी स्टेबल नहीं रह सकती लॉन्ग टर्म तक। अप्स एंड डाउन्स मतलब क्या? अब बोले तो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या? कंटिन्यूअस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, कंटिन्यूअसली प्राइस बढ़ते गई, हैपन। या फिर डिप्रेशन भी हो सकता है। ये डिप्रेशन क्या होता है सर? अरे डिप्रेशन इन द सेंस इट इज अ कंटिन्यूअस फॉल इन द ओवरऑल प्राइस एंड लोअरिंग डाउन द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जनरल। मतलब फुल मंदी, धंधा मंदा। ओके, कैसा चल रहा है भाई? फुल मंदी चल रही है। लोग बोलते हैं ना एकदम मंदी चल रही है, तेजी चल रही है। मंदी बोले तो डिप्रेशन। फिलहाल रेट भी कुछ नहीं है और कस्टमर भी नहीं है। और अगर बात करें इन्फ्लेशन की, तेजी की, बहुत पैसा है मार्केट में, बहुत भाव बढ़ चुके हैं फिलहाल। तो ऐसा कभी कभी होता है मार्केट में, रेसेशन आता है, डिप्रेशन, रेसेशन भी बोलते हैं उसे, रेसेशन इन्फ्लेशन, ऐसे साइकिल चलता रहता है, दैट इज ट्रेड साइकिल। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक बच्चों, जागते रहो। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, वैसे देखा जाए तो ग्रोथ और डेवलपमेंट हम नॉर्मली सिनोनिम्स है ना, मतलब एक ही जैसा यूज करते हैं, तो कुछ अलग है नहीं। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली अलग है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक। लेट्स सी क्या है इनका डिफरेंस, समझ। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज द रियल नेशनल इनकम ऑफ कंट्री। यहाँ पे क्या कह रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस विच डिटरमाइन द वेलबींग ऑफ पीपल। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या हो रहा है? रियल नेशनल इनकम बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, फिर इससे रिलेट करता हूँ। एक स्कूल है, स्कूल की बात है, 10 साल पहले उनके पास सिर्फ 20 स्टूडेंट थे और आज के पास 2000 स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं, कुछ डेवलपमेंट ही नहीं, वैसा ही स्कूल, वैसा ही पैटर्न, पुराने वॉल्स, पेंटिंग नहीं, कलर क्लीनिंग नहीं, टीचर भी वैसे ही, कुछ मेंटेनेंस नहीं किया, वैसा ही रखा हुआ है। मतलब ग्रोथ तो हो गई। कुछ होटल्स होते हैं ना, सर टेस्ट बहुत भारी, हम इतने सालों से जा रहे हैं लेकिन वो साला मेंटेन ही नहीं रखता अच्छे से, एकदम क्लीनलीनेस है नहीं होटल में। ग्रोथ मतलब क्या? ओवरऑल अगर स्कूल के एग्जांपल दिया जाए तो 20 स्टूडेंट थे, 2000 स्टूडेंट हो गए, फिर 200 स्टूडेंट हो गए, तो ग्रोथ तो हो गई लेकिन इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रोथ है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अगर एग्जांपल दिया जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब जब उस स्कूल में 220 बच्चे थे, 2000 बच्चे, वहाँ पे कैंपस है अच्छा सा, IT लैब है, लेबोरेटरी है, सिस्टम अच्छा है, स्टाफ रूम बना दिया है, सब फैसिलिटीज़ है, वॉशरूम्स है, तो ऐसे बड़ा हॉल वगैरह बनाया प्रोग्राम के लिए, तो
ओवरऑल बच्चों की डेवलपमेंट हो सके, बच्चों की ग्रोथ हो सके, ऐसे हिसाब से बहुत सारे स्टेप्स लिए। ये हो गई। ओके, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ रियल नेशनल इनकम, सॉरी इधर रे रियल नेशनल इनकम बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये बड़ी कंसेप्ट है। इस इकोनॉमिक ग्रोथ तो है ही, इकोनॉमिक ग्रोथ में प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस, प्रोग्रेसिव अगर कुछ चेंज हुआ कंट्री में तो उसे बोलेंगे इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक ग्रोथ ये छोटी कंसेप्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ में प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस करेंगे तो कंसेप्ट आ जाएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फर्क यही है, प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें, दिस इज क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। क्वांटिटेटिव मतलब फॉर एग्जांपल पिछले साल पूरे इंडिया में 5 लाख टन्स मैंगोज बने थे, 5 लाख टन्स। इस साल बने 7 लाख टन्स। तो ये क्या हो गया, क्वांटिटी बढ़ गई, ग्रोथ का पार्ट है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये कंसेप्ट है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये कैसी है, क्वालिटेटिव। ये क्वालिटी पे फोकस करते हैं भाई, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुई क्या, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा दिया तो डेवलपमेंट नहीं बोलते। समझ रहे हो, इंडिया की पॉपुलेशन भी धपाधप बढ़ गई, क्या इसे डेवलपमेंट बोलेंगे? अरे नहीं नहीं। ओके, ये क्वांटिटिव है इकोनॉमिक ग्रोथ और ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, इकोनॉमी देखो पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई इंडिया की, हर साल बढ़ते जा रही है, उसे इकोनॉमिक पॉपुलेशन ग्रोथ नाम दिया जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ। लेकिन अगर वही पॉपुलेशन बढ़ गई, एजुकेटेड भी हो गई सब, मतलब समझ लो 99% लोग एजुकेटेड है, सबको अच्छा ट्रेनिंग दिया है, सबको गुड ह्यूमन बनाया हुआ है, तो वो बिजनेस पूरे कंट्री की एसेट बन जाएगी। इतने पॉपुलेशन है, इतनी यंग पॉपुलेशन, इतनी एजुकेटेड पॉपुलेशन है, ये सबसे बड़ी एसेट बन जाएगी। इसे बोलते हैं क्वालिटेटिव, ये होता है इकोनॉमिक। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रोथ तो ऐसे भी हो सकती है, डेवलपमेंट हो या ना हो, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकती अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं हुआ तो। इकोनॉमिक ग्रोथ ये बेसिक पार्ट है, ग्रोथ हुआ उसके आगे प्रोग्रेसिव चेंजेस हुए तो डेवलपमेंट रहेगा। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई संबंध, ओके, नॉट पॉसिबल एट लास्ट। इट इज यूनिडायमेंशनल कंसेप्ट। यूनिडायमेंशन, यूनि मतलब सिंगल, इसमें सिर्फ एक ही एंगल देखा जाता है, बस क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी बढ़ रही है, ग्रोथ हो गई। लेकिन डेवलपमेंट इतने में शान नहीं बैठता भाई, ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, इसमें बहुत चीजें कंसिडर की जाती है, और अगर हर जगह पे कंट्री प्रोग्रेस कर रहा है तब बोला जाता है कि इट इज इकोनॉमिक। ओके, ये डिफरेंस था बच्चों लास्ट में। और ऐसे ही देखते देखते, बेसिक कंसेप्ट देखते देखते फाइनली हम पहुंच गए लास्ट वाले पार्ट पे। यस स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। KKCS वर्चुअल एग्जिस्टेंस इज एवरीवेयर। आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हो KK कॉमर्स अकेडमी, इंस्टाग्राम पे सेम, प्ले स्टोर पे तो KKC ऐप है ही, गूगल बिजनेस, गूगल पे आप डायरेक्टली डाल दो KK कॉमर्स अकेडमी, यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन। व्हाट्सअप भाई बेसिक है, ये मेरा नंबर है। और अपनी वेबसाइट भी बच्चों kkcaworld.co.in वेबसाइट। ओके, so thank you for watching this video. See you in the next lecture with the same energy.